माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2023-2024 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का मेरा लगातार चौथा बजट और अमृतकाल की वेला में पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में और हमारे सामूहिक प्रयासों से राज्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा है। विगत वर्षों में सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86% का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। हरियाणा का एसडीजी विजन 2030 दस्तावेज राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें उल्लेख है कि हमारी परिकल्पना हरियाणा को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और पुनरुत्थानशील इकाई के रूप में विकसित करना है। एक ऐसा राज्य जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया निर्बाध गति से घूमे, कोई भी वंचित महसूस न करे, लोगों में पूर्ण संतुष्टि का भाव हो, युवाओं में गर्व की भावना हो, महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समानता के अवसर मिले, बल्कि वे सशक्त महसूस करें और अंत्योदय के सिद्धांत को प्राथमिकता हो, और हम सरकार न्यूनतम शासन अधिकतम मंत्र से राज्य को इसके नागरिकों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में सहायक हो। सबका साथ सबका विकास का आदर्श हमारे इस विचार को दर्शाता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में हम किसी को भी पीछे नहीं रहने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 के बजट में मैंने हरियाणा के विकास के लिए वज्र मॉडल को स्पष्ट किया था, जिसमें विकास के 5 घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने वर्ष के दौरान इस विजन को साकार करने के लिए निरंतर कार्य किया है। मेरा लक्ष्य इस नींव को और मजबूत करते हुए एसडीजी 2030 में निर्धारित विजन को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की नीति हरियाणा के विकास में मेरे विजन का मूल मंत्र है और वर्ष 2023-24 के इस बजट का आधार है अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणी रक्षिता विवर्धनी वदस्ते तीर्थे प्रतिपादनी च, अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। मैंने अपना पहला बजट तैयार करते समय व्यापक परामर्श के माध्यम से सुझाव लेने की परंपरा शुरू की थी। इस वर्ष भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श और विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गई। हमने हरियाणा के माननीय सांसदों, इस प्रतिष्ठित सदन के माननीय सदस्यों और समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझाव और फीडबैक को बजट में शामिल करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीएसडीपी की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक रही है। वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62% रही है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्र की जीडीपी वृद्धि दर 4.58% ही रही है। फलस्वरूप राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 3.5% से बढ़कर के वर्ष 2022 में 3.86% हो गई है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपए थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 रुपए होने की संभावना है, जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 से में 1,47,382 रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,000 रुपए होने की संभावना है। राज्य के जीएसडीपी के क्षेत्रवार संरचना के रुझान ये दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 19.6%, 29.7% और 50.7% रहने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है। बजट में पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 57,879 करोड़ रुपए के परिव्यय, जो कि 31.5% तथा राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़ रुपए, जो कि 68.5% है, का प्रस्ताव किया गया है। सरकार के बढ़ते पूंजीगत परिव्यय पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि हरियाणा उन 3 राज्यों में से एक है जिनका पूंजीगत परिव्यय बजटीय लक्ष्यों की तुलना में अधिक था, जबकि देश के सभी राज्यों का औसत लक्ष्य से 21.3% कम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई 2022 से जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि जीएसटी मुआवजा देने की 5 साल की अवधि जून 2022 में समाप्त हो गई थी। मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के उत्कृष्ट कर प्रशासन से कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व की कमी पूरी होने की उम्मीद है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है। मुझे राजस्व के स्रोतों के बेहतर प्रबंधन और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की उम्मीद है। इनमें से कुछ प्रयासों पर मैं बाद में अपने संबोधन में चर्चा करूंगा। मैं बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें 75,716 रुपए का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्तियों में जीएसटी, वैट, आबकारी एवं स्टाम्प शुल्क राजस्व के प्रमुख स्रोत है। केंद्रीय करों का हिस्सा 11,164 करोड़ रुपए है और केंद्र से सहायता अनुदान 9,590 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 71,173 करोड़ रुपए अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले की तरह मैंने बजट आवंटन को एसडीजी के संरेखित किया है। राज्य में लागू किए जा रहे एसडीजी की प्राप्ति के उद्देश्य से 1,83,950 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 1,20,958 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि 65.8% है। यह आवंटन उन स्कीमों के लिए किया गया है जो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मुझे इस सम्मानित सदन को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजकोषीय मानकों को बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.29% रहा, जो कि जीएसडीपी के 3.5% की अनुमत सीमा के अंतर्गत है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के 2.96% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि अनुमेय सीमा के अंतर्गत है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 25.78% है, जो कि निर्धारित सीमा 33.3% की सीमा में है। वर्ष 2023-24 में ऋण स्टॉक जीएसडीपी का 25.45% प्रक्षेपित है, जो कि निर्धारित मानकों 33.1% से बहुत नीचे है। हम राजकोषीय विवेक के मार्ग पर आगे भी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि ये सतत आर्थिक विकास का एकमात्र रास्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर्याप्त पूंजी निवेश करके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये अनुमान है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आगामी वित्त वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजी निवेश करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काफी सुधार दिखाया है और कई उपक्रमों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2022-23 में लाभ में चल रहे सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने लाभ का 25% राज्य सरकार को हस्तांतरित करेंगे, ताकि सरकार के विकास लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दे सके। सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। न्यास निम्नलिखित का कार्यान्वयन करेगा। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले वर्ग सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना। छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपत्तियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के संशोधित दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। ये योजना भी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। मैं परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1.80 लाख अर्थात 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ये योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की मृत्यु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु से 1 लाख रुपए और 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपए होगी। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। सरकार के सभी विभागों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए हरियाणा सार्वजनिक वित्त जवाबदेही अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया है। मैं सरकारी स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों जो सरकार से वित्तीय मदद लेते हैं में उचित प्रक्रिया का उपयोग करने, सरकारी
संपत्ति की सुरक्षा और संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए राज्य लेखा परीक्षा विभाग बनाने का प्रस्ताव करता हूं। जहां तक संभव होगा आंतरिक लेखा परीक्षा फेसलेस मोड में इस उद्देश्य के लिए स्थापित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल को सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ऑडिट से जोड़ा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंबाला का एक लेखा परीक्षा अधिकारी पलवल में किए गए इंजीनियरिंग कार्यों पर हुए व्यय का लेखा परीक्षा कर सकता है। इससे सार्वजनिक व्यय में भी पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। डीबीटी हरियाणा का सीधे लाभ अंतरण पोर्टल सितंबर 2017 में परिचालन में आया था। डीबीटी पोर्टल पर 142 योजनाएं ऑनबोर्ड की गई हैं, जिनमें से 68 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और 84 राज्य की योजनाएं हैं। वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक लाभग्राहियों को 11,250 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया गया है। इस स्कीम के शुरू होने के बाद 36.75 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाने से 1182 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपीपी डाटाबेस में उपलब्ध डाटा का उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। 6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके, भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहा हो या नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपा गया है कि प्रत्येक युवा या तो शिक्षित हो या नौकरियों के लिए कौशल प्राप्त हो। 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को सौंपा गया है, ताकि इस आयु वर्ग के युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। 40 से 60 वर्ष तक की आयु की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग द्वारा की जाएगी। ये सरकार को राज्य के लोगों तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सेवा भाव से अपना दायित्व निभाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का राज्य की अर्थव्यवस्था में 18.5% का योगदान है। भारत के आर्थिक विकास में हरियाणा के किसानों का योगदान सभी जानते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसानों को 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आश्वासन देता है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 9 लाख से अधिक किसान नियमित रूप से पंजीकृत कराते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को व्यापक रूप से अपनाने से राज्य के लिए मेरा पानी मेरी विरासत, धान की बीज से सीधी बिजाई के लिए वित्तीय सहायता, तिलहन और दलहनों को बढ़ावा देने और बाजार भाव न्यूनतम मूल्य से कम होने पर सहायता देने के लिए भावांतर भरपाई जैसी कई अनूठी पहल करना संभव हुआ है। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सरकारी खरीद की मंजूरी के बाद 48 घंटे में भुगतान के अलावा किसानों को लाभ का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करने में सक्षम रही है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपए के अलावा किसानों की फसलों की खरीद के 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में जमा कराई है। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि कृषि में आय बढ़ाने के हमारे प्रयासों को मान्यता देते हुए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार राज्य में मोटे अनाजों की काश्त और खपत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। बाजरे की उत्पादकता में सुधार के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला भिवानी के गोकुलपुरा में एक पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा। क्लस्टर प्रदर्शन,
संकर बीजों के वितरण, प्रमाणित बीज उत्पादन, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन से बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा विभिन्न उत्पादों के माध्यम से बाजरे की खेती की उत्पादकता, इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। गत वर्ष मैंने प्राकृतिक खेती पर एक नए कार्यक्रम की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। वर्ष 2022-23 में 2238 किसानों की पहचान की गई और 5906 एकड़ में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की गई, जबकि गत वर्ष के बजट भाषण में निर्धारित 2500 एकड़ का लक्ष्य रखा गया था। ये एक छोटी सी लेकिन उल्लेखनीय शुरुआत है। वर्ष 2023-24 में मैं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें से 6,000 एकड़ पर प्रदर्शन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल के घरोंडा में 2 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद और सिरसा के मांगियाना में 3 और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार उर्वरकों, कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी का समुचित उपयोग, ड्रोन इमेजरी के माध्यम से फसल स्वास्थ्य निगरानी, मृदा स्वास्थ्य निगरानी, स्थानीय क्षेत्र की बीमारी, कीट निगरानी और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के माध्यम से सटीक कृषि, जो जलवायु स्मार्ट कृषि की ओर अग्रसर होने में सक्षम बनाती है, पर बल देने का प्रस्ताव करती है। यह परियोजना सिरसा जिले में शुरू की जाएगी और परिणामों के आधार पर इसे अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कृषि गतिविधियों में किसान ड्रोन को अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन के प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। हरी खाद या ढैंचा की खेती मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है। मैं एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके अंतर्गत किसान को ढैंचा की खेती के माध्यम से हरी खाद अपनाने के लिए सहायता दी जाएगी। सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की लागत का 80% वहन करेगी और किसान को लागत का केवल 20% योगदान देना होगा। कम पानी की खपत के लिए धान की सीधी बिजाई हेतु 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। खरीफ 2022 में 72,000 एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बुआई के तहत लाया गया और 29.16 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थी को दी गई। इससे राज्य में 31,500 करोड़ लीटर पानी की बचत हुई है। मैं वर्ष 2023-24 में धान के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बिजाई के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित करता हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के आह्वान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राज्य के किसानों ने एक्टिव फायर लोकेशन में पराली जलाने की घटनाओं में 48% तक की कमी की है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से सराहना हुई है। एक अनूठी पहल के तहत सरकार किसानों को प्रोत्साहन सहित निर्धारित सेवा क्षेत्र में नामित एजेंसियों द्वारा धान की पराली के खरीद के लिए 1,000 रुपए प्रति टन और पराली प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1,500 रुपए प्रति टन की सरकारी दर से अधिसूचित करेगी। राज्य में थर्मल पावर प्लांट भी बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ पैलेट के रूप में धान की पराली बायोमास का उपयोग करेंगे। पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित 2G एथेनॉल संयंत्र चालू हो गया है और इथेनॉल उत्पादन के लिए धान की पराली का उपयोग करेगा। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती से मृदा में उर्वरकता बढ़ती है। मैं आने वाले सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने का लक्ष्य प्रस्ताव करता हूं। सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने का आश्वासन देती है। मृदा लवणता और जल भराव की बढ़ती समस्या ने कई जिलों में कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है। वर्ष 2022-23 के लिए ऐसी भूमि के सुधार के लिए 25,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 20,703 एकड़ क्षेत्र का सब सरफेस
और वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी से सुधार किया गया। इस पर 29 करोड़ रुपए का परिव्यय हुआ है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए ऐसी 50,000 एकड़ भूमि के सुधार के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। इसे कृषि गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रमों, ताजे फल और सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करके पैक हाउस की स्थापना, किसान उत्पादक संगठन के गठन के माध्यम से बागवानी के अधीन क्षेत्र को दुगना और बागवानी उत्पाद को 3 गुना करना है। बेहतर मूल्य प्राप्ति और गुणवत्ता में सुधार के लिए नीलाम के माध्यम से शहद का विपणन करने के लिए राज्य में मधुमक्खी पालकों की सुविधा के लिए सरकार एक शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने और शहद व्यापार नीति तैयार करने का प्रस्ताव करती है। राज्य में कई बागवानी फसलों के लिए स्थापित उत्कृष्टता केंद्र बागवानी में प्रोत्साहक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्ष 2023-24 में मैं 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें से एक पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, दूसरा पिनंगवा नू में प्याज के लिए और तीसरा मुनीमपुर झज्जर में फूलों के लिए स्थापित होगा। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कई मंडियों के विकास और वर्तमान मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए पहल की है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 175 करोड़ रुपए की लागत से 78 एकड़ भूमि पर पिंजौर में स्थापित सेब, फल और सब्जी मंडी का 1 अप्रैल से परिचालन शुरू करने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन प्रस्तावित करता हूं। इस मिशन को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड संचालित करेगा। ये मिशन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के इच्छुक युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगा, चाहे मवेशी पालन, भेड़ बकरी और सुअर पालना हो। मैं ग्रामीण क्षेत्र में घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धति में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियंत्रण और निगरानी के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 7 पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक हैं जो पशुओं को उन्नत पशु चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करते हैं। कुरुक्षेत्र पानीपत में 2 पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है और एक चरखी दादरी में बनाने की घोषणा की है। 4 अतिरिक्त पशु चिकित्सालय क्लिनिक के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। पलवल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अंबाला में सरकार पालतू जानवरों को उन्नत नैदानिक और उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक वेटरनरी पेट क्लिनिक्स भी स्थापित करेगी। भिवानी जिले के सिवानी खंड की गढ़वा ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राज्य में गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु हैं। मैं बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं ताकि गौशाला में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत कई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को गोवर्धन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाने का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने और किसानों को बेहतर रिटर्न देने के लिए सहकारी चीनी मिलों में केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अनुरूप एथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का निर्णय। 3 वर्षों की अवधि में 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि अनुमानित है। सरकार का सहकारी चीनी मिलों में
690 केएलपीडी क्षमता के एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता देने का लक्ष्य है। राज्य सरकार सहकारी चीनी मिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का भी विचार कर रही है। पिछले वर्ष पैक्स के ऋण कार्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार की मंशा जाहिर की थी, बताते हुए खुशी हो रही है कि 771 पैक्स का कंप्यूटरीकरण जल्द ही पूरी होने की संभावना है। पैक्स को ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों को लेने के लिए मजबूत किया जाएगा जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। भंडारण, कृषि उपकरणों को किराए पर लेना और उर्वरक प्रबंधन, जिसमें पैक्स के लिए राजस्व अर्जित करने और किसानों को सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा 500 पैक्स की स्थापना को बढ़ावा देकर सहकारी ढांचे को एक नया बल दिया जाएगा। इस महीने सांझी डेयरी नामक एक योजना शुरू की गई है ताकि उन लोगों जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है को पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा, जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। HDDCF द्वारा साझा डेयरी में पशु चारा, साइलेज चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। NCDC के हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्ष अर्थात हरको बैंक को रियायती ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा को मंजूरी दी है। राज्य के किसी भी सहकारी संगठन को उसकी कार्यशील पूंजी या अन्य पूंजी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। हैफेड ने निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी गतिविधियों में फैलाव किया है। हैफेड संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से 840 करोड़ रुपए मूल्य के 85,000 मीट्रिक टन बासमती के निर्यात के ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रहा। हैफेड ने अपनी निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करनाल में एक हरियाणा सहकारी निर्यात गृह खोला गया है। इससे किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधित अनुमानों से 19% की वृद्धि है। युवा राज्य की रीढ़ होते हैं। युवाओं को कौशल युक्त बनाने और उन्हें रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने का भी आवश्यकता है। आज का युवा रोजगार प्रदाता और उद्यमी बनने के अवसर भी तलाशता है। इसी उद्देश्य के लिए हाल में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग का गठन किया गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कराने में युवाओं की रोजगार क्षमता और कुशलता को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। मेरा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए HKRN, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार के लिए कौशल पर विशेष ध्यान देने का इरादा है। वर्ष 2023-24 में हरियाणा कौशल विकास मिशन पूर्व अधिगम के महत्व को समझते हुए विशिष्ट परीक्षण, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के माध्यम से 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बने। पारंपरिक नौकरियों के अलावा आधुनिक उद्योग से संबंधित नौकरियों के लिए और उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वृद्धों और अशक्तों की देखभाल करने वालों के रूप में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करता हूं। यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि स्टार्टअप उद्यमियों में जो महिलाएं हैं या 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लोग हैं या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
वेंचर कैपिटल फंड युवाओं को 5 करोड़ रुपए तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनने में सहायता करेगा। इस उद्देश्य के लिए वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड के लाभार्थियों को चयन सरकारी अधिकारियों की भागीदारी के साथ उद्योग और उद्यमिता के विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा किया जाएगा। योजना के विवरण बाद में नोटिफाई किया जाएगा। राज्य के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए एक व्यापक युवा नीति बनाई जाएगी, जिसमें युवा गतिविधियों का कैलेंडर, युवा मंडलों को मजबूत करना, नैतिकता और चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, भाषा और संचार प्रशिक्षण के संबंधित कार्यक्रम शामिल होंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं के साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना तैयार करेगा। यह स्कीम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगी। इन युवाओं को विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय कौशल आवश्यकता का विश्लेषण करने और उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम की जानकारी देने और कौशल आवश्यकताओं के एकड़ की योजनाओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। हर वर्ष लगभग 5000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन निर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए आईटी कंपनियों के सहयोग से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में उभरती आईटी के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में दिए जाएंगे। ये केंद्र प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ युवाओं के इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करेगा। कौशल विकास की सुविधा को राज्य के कोने कोने तक प्रसार करने के लिए सरकारी स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का उपयोग करके कौशल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये कौशल स्कूल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए और इन कौशल स्कूलों में कौशल प्रशिक्षणार्थियों को मान्यता देगा, कौशल प्रशिक्षण निर्दिष्ट करेगा, मूल्यांकन करेगा और प्रमाणित करेगा। विश्वविद्यालय इन संस्थानों में मौजूदा फैकल्टी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा प्रदान की गई उत्पाद और रसद सहायता के साथ राज्य में हरित स्टोर खोलना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इस उद्यम की सफलता को देखते हुए 23-24 के में अतिरिक्त 1500 नए हरित खोलने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा में समेकित कर शैक्षणिक स्तर पर 2023-24 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है। विदेश में हरियाणा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और युवा अधिकारिता उद्यमिता विभाग में हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल को सक्रिय किया है। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल विदेशों में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की जरूरतों की पहचान करेगा और विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को उपयुक्त रूप में प्रशिक्षित करेगा। सरकार का युवाओं जो विदेश में नौकरी के अवसर की तलाश में हैं को जर्मन, जापानी और इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा है। इस योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। HKRN सरकारी क्षेत्र में अनुबंध पर जनशक्ति की तैनाती के लिए प्राथमिक स्रोत बन गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रोल पर 1.0 लाख से अधिक संविदात्मक जनशक्ति है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा परिभाषित मानदंडों के आधार पर जनशक्ति को नियुक्त करता है, जिसका प्राथमिक मापदंड न्यूनतम योग्यता का आधार और पात्र आवेदक के परिवार की आय की स्थिति है। निजी ठेकेदारों द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त जनशक्ति का शोषण बीते दिनों की बात हो गई। हरियाणा रोजगार कौशल निगम जनशक्ति की नियुक्ति, उनकी सेवाओं के प्रबंधन, समय पर वेतन का भुगतान और कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और श्रम कल्याण उपकर के वैधानिक योगदान के अनुपालन के लिए एक प्रौद्योगिकी पोर्टल का उपयोग करता है। वर्ष 2023-24 में HKRN प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ना सुनिश्चित होगा और निजी उद्योग के लिए जनशक्ति चयन और कौशल प्रशिक्षण लागत में कमी आएगी।
ITI में छात्रों के प्रवेश में सुधार के लिए सरकार ने सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए CET के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1,636 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला सुधार प्रभावी स्थानीय प्रशासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि का था। कई क्षेत्रों से आलोचना के बावजूद इस कदम को संवैधानिक रूप से मान्य ठहराया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इसकी प्रशंसा की। हरियाणा में एक अद्वितीय फार्मूले के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50% कर दी है, जिससे उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग करके PRI में पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निधियों के अनुमोदन के व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए हाल ही में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा शुरू की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रारंभिक हिचकिचाहट के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण लोगों के और अधिक फायदे के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को समझेंगे। शहरी स्थानीय निकायों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी और बिजली की खपत पर टैक्स जैसे राजस्व के विशिष्ट स्रोत ये भी प्रदान किए गए। ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कि PHC, ग्रामीण सड़कें, जिनका इस समय रखरखाव हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों, ग्रामीण स्टेडियमों, पुस्तकालयों, सामुदायिक केंद्रों, स्ट्रीट लाइट आदि के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद को दी गई है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग प्रदान किया जाएगा। जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही स्वीकृत 2237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है, जिनमें से 857 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन पदों को 23-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा ताकि ग्राम पंचायत प्रभावी ढंग से काम कर सके। जिन जिलों में जिला परिषदों के स्वतंत्र भवन नहीं है, वहां जिला परिषद सचिवालयों का निर्माण किया जा रहा है। करनाल, सिरसा में जिला परिषद सचिवालय का निर्माण कार्य चल रहा है। शीघ्र ही गुरुग्राम और रेवाड़ी में शुरू हो जाएगा। वर्ष 23-24 में 7 अन्य जिलों में सचिवालय के लिए स्थलों को अंतिम रूप दे दिए जाने की उम्मीद है ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं की अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 23-24 में ये राशि 3,145 करोड़ रुपए होगी। गांव में 700 पार्क व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं। हाल ही में इन व्यायामशालाओं में योग शिक्षकों को नियुक्ति की गई है। इन 700 पार्क व्यायामशालाओं के साथ आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ग्रामीण निवासियों को योग और आयुष पद्धति अपनाने में मार्गदर्शन मिले और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार हो सके। वर्ष 2023-24 में मैं ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने शमशान भूमि और कब्रगाहों के विकास के लिए शिवधाम योजना शुरू की है। वर्ष 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम पूरा करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा। पिछले साल अपने बजट भाषण में ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की थी। ई पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 370 करोड़ रुपए की लागत से कुल 979 भवनों की मरम्मत की जा रही है। वर्ष 2023-24 में 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव करता हूं। ये पुस्तकालय जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं मौजूदा ग्राम पंचायत भवनों में विशेष मरम्मत के बाद
468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों की फिरनियों में केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के साथ स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। वर्ष 23-24 में पहले चरण में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जिला परिषदें प्रत्येक ब्लॉक में सबसे अधिक आबादी वाले कम से कम 5 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाएगी। इस वर्ष 750 ग्राम पंचायतों में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे सहित ठोस कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 23-24 में ग्राम पंचायतों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए विकेंद्रित कार्यान्वयन मॉडल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान करने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा में स्वच्छ भारत के सफल क्रियान्वयन की एक नई समस्या पैदा हो गई है। लगभग 70% ग्रामीण घरों में शौचालय हैं जो केवल एक सेप्टिक टैंक से जुड़े हैं, जिन्हें कुछ वर्षों के बाद साफ करना होता है। वर्तमान में अपशिष्ट का उचित प्रबंध करने के लिए कोई निर्दिष्ट सुविधा नहीं है। वर्ष 2023-24 में सरकार इस समस्या का समाधान खोजने की पहल करेगी। उदाहरण के तौर पर मौजूदा 108 सीवरेज उपचार संयंत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 1500 ग्राम पंचायतों में मलयुक्त गाद का उचित संग्रह और परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जिले के खंड मुख्यालय जहां 20 किलोमीटर के दायरे में कोई एसटीपी स्थित नहीं है में एक मलयुक्त गाद उपचार संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोवर्धन योजना के तहत 22 बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाने हैं। हिसार और भिवानी जिले में 2 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जबकि अंबाला, चरखी दादरी, रोहतक, नूंह, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर जिलों में 7 बायोगैस संयंत्र वर्ष 23-24 में चालू होने की संभावना है। ग्राम दर्शन पोर्टल के रूप में एक अनूठी पहल की है। पिछले साल लागू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ग्रामीण कार्यों के लिए अपनी मांगों को सीधे उठा सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की संतुष्टि और संबंधित सरकारी अभिकरण द्वारा व्यवहार्यता की जांच के आधार पर विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु प्रारंभ किया जा सकता है। ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के आदर्श वाक्य पर आधारित है, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों, जनप्रतिनिधियों और क्रियान्वयन सरकारी एजेंसियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। इस पोर्टल पर 13,351 से अधिक मांगे प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6,925 मांगों की सिफारिश जनप्रतिनिधियों ने की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ग्राम दर्शन पोर्टल के कामकाज को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, ताकि शासन के इस उपाय का प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत न्यू जनरेशन वाटरशेड परियोजनाओं के लिए 80 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को अगले 5 साल में लागू किया जाएगा। ये जिले भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर होंगे। पिछले साल दीनदयाल